Info for patient. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती है। मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर्जरी में एविसिना मेडिकल कॉलेज बेदिया रोड पे, और मेरी शाम की प्रैक्टिस जो है वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल कैनाल बैंक जो टाउन लाहौर में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्रेस्ट लम्प्स, यानी फ़्याम में जिसको हम कहते हैं छाती की गिल्टियाँ। ये ख़वातीन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और कुछ मेल हज़रात भी इसका शिकार होते हैं। बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि जब कोई किसी फीमेल की छाती में गिल्टी बन जाती है तो उसको सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो ये होती है कि कहीं ये कैंसर ना हो, और उसमें बहुत सारे लोग जो है परेशान होते हैं और फिर उसमें फ़ौरन जो है वो ओपिनियन लिया जाता है सर्जन का, तो वो देख के फिर डिसाइड करता है कि ये किस तरह की गिल्टी है और इसका हमने क्या इलाज करना है। तो एक जनरल सा रिव्यू कि हर उम्र की जो खातून है, बच्ची है, जवान है और उससे ज़्यादा उम्र है, तो उसमें हर किस्म की खातून में गिल्टियों की नोयत मुख्तलिफ होती है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एक जवान बच्ची है और उसकी छाती में गिल्टी आई है तो वो या उसके माँ बाप परेशान हो जाएं कि ये खुदा न खासा कैंसर हो गया। कैंसर की जो अमूमन एज है 40 से अबव शुरू होती है, और कुछ हमारी ऑब्जर्वेशन में ये है कि थोड़ा सा वो जल्दी आना शुरू हो गए हैं ब्रेस्ट कैंसर, तो 35-40 अबव जो है वो शुरू होती है। तो इसमें हम वो फिर अकॉर्डिंग टू एज देख के फिर ये फैसला किया जाता है और उसकी टेस्ट करा के कि ये किस नौइयत की गिल्टी है। सर, छाती में आमतौर पर किस किस्म की गिल्टियाँ होती हैं? एज यंग है, टीन एज है, ठीक है, तो उसमें जो गिल्टी होती है वो अमूमन हार्मोनल चेंजेस जो जिसमें आ रही होती हैं उसकी वजह से होती है। खातून में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं उनकी जो बॉडी में जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से वो कोई ब्रेस्ट का टिश्यू जो है जिसमें फैट भी है, ब्रेस्ट का अपना एक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, स्ट्रोमा होता है, उसमें मिल के एक गिल्टी बना देते हैं जिसको हम फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। तो फाइब्रोएडिनोमा जो है ये जवान बच्चियों में ज़्यादा होता है, इसमें कोई ज़्यादा खतरनाक बात नहीं होती। अगर उसमें वो इस तरह की कोई अलामत आए तो उसमें पहली फुर्सत में किसी लेडी डॉक्टर को या जिसको भी जनरल सर्जन को जिसको भी आप पसंद करें दिखाना चाहें तो उसको विजिट कर लिया जाए। और फाइब्रोएडिनोमा की जो ट्रीटमेंट होती है वो सिंपल है कि अगर वो उसका साइज होता है, अगर थोड़ा साइज बड़ा हो या उसकी पेन हो रही हो या उसमें कॉस्मेटिकली थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो और बुरा लग रहा हो तो फिर उसको निकाल दिया जाता है और उससे कोई कैंसर वाले असरात बाद में नहीं होते। अगर इससे थोड़ी सी एज ऊपर हो, जैसे मिडिल एज है यानी 25-30 अप टू 35, तो उसमें जो गिल्टियाँ बनती हैं वो उम्र के मुताबिक जो छाती में चेंज आती है उसकी वजह से बनती है। उसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। तो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज मीन के फाइब्रोसिस और होता है, सिस्ट बन रही होती हैं और उसमें गिल्टियाँ भी बनती हैं। तो वो जो दर्द है या वो गिल्टियाँ हैं वो अमूमन दोनों छातियों को इन्वॉल्व करता है, और गिल्टियाँ जो है वो उस तरह की एक अलहदा गिल्टी अलहदा फील नहीं होती, एक जनरलाइज सी फीलिंग होती है जैसे कि छाती जो है वो ग्रैनुलर सी हो गई है, रबरी हो गई है, या उसमें गिल्टियाँ सी फील होती हैं। ऐसा अलहदा गिल्टी होती नहीं, वो बेसिकली ये डिजीज़ है जो दोनों छातियों को इन्वॉल्व कर रही होती है। तो उसमें भी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं होती, वो भी एक बिनाइन चीज़ है, नॉन कैंसरस है, और उसमें हम पेशेंट्स को रीश्योर करते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, उसकी पेन का इलाज किया जाता है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कैप्सूल होते हैं, रेफामोल है, प्रिमरोज ऑयल है, वो हम देते हैं रेगुलर, और उसमें वो जी एडवाइस करते हैं कि ब्रा किस तरह की पहननी है, सॉफ्ट ब्रा पहने, हार्ड ब्रा ना करें यूज, सोते हुए उतार दें। तो इस तरह के मयज़ करने से वो विद इन मंथ्स एंड ईयर्स वो रिवर्स हो जाती हैं, ठीक हो जाती है। अगर कोई गिल्टी इस तरह की हो जो थोड़ी सी ओल्ड एज में यानी अबव 35-40, तो फिर उसमें स्पेशली इस तरह की गिल्टी हो जो पेनलेस हो, जिसमें पेन ना हो, तो फिर उसमें कंसर्न थोड़ा सा शो करना चाहिए, थोड़ा सा नहीं काफ़ी करना चाहिए। और स्पेशली इस तरह की फीमेल्स में जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो कि किसी आंटी को या सिस्टर को, वालदा को या किसी भी फैमिली रिलेटिव में उसको छाती का कैंसर हो, तो उसमें वो कंसर्न बढ़ जाता है। तो उस सूरत में जो दर्द के बगैर हो गिल्टी, उसका साइज ऐसा ऐसा बढ़ रहा हो या कुछ उसके छाती के ऊपर कुछ असरात आ रहे हो, छाती की शक्ल, उसकी जो साइज है उसमें कुछ इस तरह के चेंजेस हों जो थोड़ी सी नामुनासिब लगती हैं, छाती की शेप ठीक नहीं रही, तो फिर उसमें फ़ौरन पहली फुर्सत में जनरल सर्जन को मिलना चाहिए। उस सूरत में फिर हम उनके टेस्ट करते हैं और उसको तशख़ीस करते हैं, और फिर खुदा न खासा अगर कैंसर आ जाए फिर उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाए। सर, गिल्टियाँ बनने की वजह क्या होती है? कि यंग एज में जो फाइब्रोएडिनोमा बनता है वो हार्मोनल है, यानी उसमें हार्मोन की जो चेंज आती है बॉडी में उसकी वजह से। जो मिडिल एज में है अबाउट 30 बिलो 35, वो अमूमन एज के मुताबिक जो छाती में चेंजेस आ रही होती हैं उसकी वजह से गिल्टियाँ बनती हैं। और जो ओल्ड एज है, जिस तरह हम ये बात करें कि कैंसर के बनने की वजूहात क्या होती हैं, तो एक तो ये फैमिलियल है, यानी
फैमिली में रन करता है, जेनेटिक्स में आता है। और दूसरा जो कुछ रीजंस हैं जो हमारी सोसाइटी में कॉमन है वो ये हैं कि जो हम कंट्रासेप्टिव पिल्स फैमिलीज में यूज़ होती हैं वो पिल्स काज करती हैं ब्रेस्ट कैंसर। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिस तरह हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, गायनेकोलॉजिस्ट यूज़ कराते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ और फैक्टर्स इस तरह के हैं कि जिन पेशेंट्स को जो मेंसेस हैं वो लेट आते हैं उनमें ये चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ऐसे पेशेंट जो प्रेग्नेंट नहीं होती, नली पैरस रहती हैं, उन पेशेंट में रिस्क बढ़ जाता है। कुछ और भी वजूहत हैं, कोई और कैंसर है और उसके लिए आप रेडियोथेरेपी करा रहे हैं तो उसकी वजह से भी छाती में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ डाइट में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कैंसर कर सकती हैं। तो इस तरह कैंसर बनने की बहुत सारी वजूहत। किस उम्र में गिल्टियाँ होने का ज़्यादा खर्चा होता है? हर उम्र में हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि हर उम्र में गिल्टी बन सकती है, लेकिन उसकी नौइयत मुख्तलिफ होगी। इसकी कोई स्टेजेस भी होती हैं गिल्टियाँ बनने की? स्टेज ही हो सकती है। स्टेजिंग का लफ्ज़ जब यूज़ करते हैं वो स्पेशली कैंसर के लिए करते हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ फाइब्रोएडेनोमा यानी जंग बच्ची में, तो वो स्टेज सिंपल ही हो सकती है कि पहले उसका साइज छोटा हो और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो वो जैसे जैसे बढ़ता है एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं जाइंट फाइब्रोएडेनोमा, यानी वो 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा चला जाता है। तो वो जो साइज़ बढ़ता है फिर उसमें खुदा न खासा कैंसर का रिस्क भी आ सकता है। तो ये उसकी स्टेज है फाइब्रोएडेनोमा की। जो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है उसकी कोई ख़ास स्टेज नहीं है। वो ये है कि टाइम के साथ साथ उसमें गिल्टियाँ ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं, फाइब्रोसिस ज़्यादा हो सकता है। जो कैंसर है उसकी स्टेजेस डेफिनेटली हैं और उसमें हम जब भी पेशेंट आता है जिसमें हमें ये डर हो कि इसमें कैंसर है तो उसका हम पहले वो सुई वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है, मैमोग्राम कराते हैं और फिर उसके बाद CT स्कैन भी कराया जा सकता है। और फिर उसकी स्टेजिंग के लिए टेस्ट होते हैं कि वो कैंसर कहाँ तक फैला है, यदि छाती तक ही महदूद है या वो बगल में चला गया है या छाती और बगल से निकल के दूसरे जो बॉडी के सिस्टम है उसमें चला गया है। और जिसमें मोस्ट कॉमन जो सिस्टम है वो उसमें लंग्स हैं, बोन्स हैं, लिवर है और पेट के अंदर और इवन ब्रेन तक। तो कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जहाँ नहीं जा सकता, लेकिन ये कॉमन ऑर्गन है। उसको रूल आउट करने के लिए फिर हम स्टेज करते हैं और उस स्टेजिंग के लिए फिर हमें छाती के एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा सकते हैं, LFTs करा सकते हैं, बोन स्कैन कराते हैं जिस तरह अनमोल और शौकतखाना में ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो उससे फिर स्टेज पता लग जाती है कि ये कौन सी स्टेज पे है। तो जिस तरह अमूमन 4 स्टेजेस होती हैं और जिसमें हम कहते हैं जी ये अब लास्ट स्टेज है, तो उसमें ये आइडिया होता है कि ये पहली स्टेज है, दूसरी है, तीसरी है या चौथी स्टेज है। और ट्रीटमेंट जो है वो स्टेज वाइज ही किया जाता है। आम गिल्टी और कैंसर की गिल्टी में कोई खास फर्क क्या है? देखिए, मरीज को तो शायद ये पता नहीं चलेगा। एज का फैक्टर तो है सबसे पहले कि जो यंग एज है उसमें कैंसर का रिस्क ना होने के बराबर है। अगर उसमें गिल्टी है तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अमूमन 99.9% उसमें नहीं होता रिस्क कैंसर का। और उसमें अगर एज ए सर्जन अगर हम उसका मायना करें तो वो गिल्टी जो है वो मतलब बिल्कुल स्मूथ होती है, ठीक है। वो छाती के अंदर ऐसी है जैसे हम उसको कहते हैं माउस इन द ब्रेस्ट, कि वो ऐसे फिर रही है, ठीक है। और वो उसमें पेन भी नहीं होती और उसकी जड़ें भी नहीं होती, किसी चीज़ के साथ चिपकी भी नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो साइंटिफिकली या क्लिनिकली हम देखते हैं कि ये कैंसर नहीं है। जो कैंसर वाली गिल्टी है वो एज कम्पेयर टू फाइब्रोएडेनोमा वो हार्ड होगी ज़्यादा, उसका साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वो ऊपर छाती की स्किन के साथ भी जुड़ी हो सकती है, नीचे मसल के साथ भी लगी हो सकती है। उस गिल्टी की वजह से फिर उसके जो स्प्रेड है, जिस तरह मैं बता रहा था कि वो लंग्स में भी जा सकती है, बोन्स में, पेट में और ब्रेन में, तो वो फिर उसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर हमें आइडिया होता है कि ये गिल्टी जो है वो कोई बिनाइन नहीं है, नॉन कैंसरस नहीं है, ये कैंसर वाली थी जिसने अपने असरात किए हैं। तो सर इसकी तशखीस के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं? अगर सिर्फ कैंसर की बात करें या चलो दूसरी भी, तो फाइब्रोएडेनोमा को अगर हम तशखीस करना चाहें तो उसको सुई वाला टेस्ट अमूमन जो मशहूर है FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, वो करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड हेल्प कर देता है कि किस तरह की गिल्टी है और वो तशखीस हो जाती है। और जो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है उसमें भी FNAC काम आ सकती है, अल्ट्रासाउंड भी काम आता है। कैंसर की तशखीस के लिए FNAC भी कर सकते हैं, सुई वाला टेस्ट भी कर सकते हैं, और उसकी एक ओपन बायोप्सी होती है जिसमें कट दे के थोड़ी सी बायोप्सी ले लें, वो भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे एक नीडल होती है जिसको हम ट्रू कट नीडल कहते हैं, ट्रू कट बायोप्सी, जो ब्रेस्ट के अंदर जाके उस लम्ब के अंदर जाके टिश्यू ले लेती है, वो उसकी तशखीस में बड़ी हेल्पफुल होती है अगर FNAC सक्सेसफुल ना हो। और बात कहती है कि मैमोग्राम आपकी हेल्प करता है अगर छोटी गिल्टी हो और जिसमें आप FNAC भी ना कर सक रहे हो, ट्रू कट बायोप्सी भी नहीं हो सकती, तो मैमोग्राम शक डाल सकता है। मैमोग्राम का मतलब ये है कि आपने ब्रेस्ट का जो एक्सरे किया है, फीमेल ब्रेस्ट का एक्सरे या मेल ब्रेस्ट का एक्सरे, उसको हम मैमोग्राम कहते हैं। तो एक साइड पे भी हो सकता है, दोनों साइडों पे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तशखीस करती हैं कि कैंसर है या नहीं है। मैमोग्राम जस्ट एक सिर्फ एक्सरे है,
मैमोग्राम एक्सरे को कहते हैं। जी, जी। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं, मैमोग्राम एक इन्वेस्टिगेशन का नाम है, यानी एक्सरे, छाती का एक्सरे मैमोग्राम कहलाता है। मेमोरी ग्लैंड होता है जो ब्रेस्ट के लिए कहते हैं, और वहाँ से जो लफ्ज़ निकले हैं मैमोग्राम। तो क्या इन गिल्टियों का इलाज दवाई से ही किया जा सकता है या इसका सिर्फ सर्जरी ही इलाज है? यंग बच्चियों में जो गिल्टी का इलाज है वो विदाउट मेडिसिन भी हो सकते हैं। यानी बाज़ का ये होता है कि 1 सेंटीमीटर से कम साइज़ है तो वो हार्मोनल चेंजेस के साथ वो गायब भी हो सकती है। तो इसलिए हम बाज़ का ये कहते हैं कि अगर ये ज़्यादा अलामत नहीं कर रही, पेन नहीं कर रही, तो आपको परेशानी नहीं है तो उसको वेट कर लें, हो सकता है ये खुद ही गायब हो जाए। कि जब साइज़ बढ़ जाता है तो फिर मेडिसिन हल ही है, फिर निकालना पड़ता है। फाइब्रोसिस्टिक का जो हल है वो होती ही मेडिसिन है, और बहुत कम होती है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ में, जो उम्र के साथ साथ तब्दीली आती हैं जिसमें कि उसमें आपको गिल्टी की शक्ल बन जाए और उसको आपको निकालना पड़े, वो चांसेस कम होते हैं। जो कैंसर का इलाज है, नेवर एवर मेडिसिन उसका बिल्कुल हल नहीं है, और ये बिल्कुल उसमें जो पेशेंट्स उसमें जाते हैं उस तरफ, यानी होम्योपैथी यूज़ कर ली, कोई जो हकीम है उनकी यूज़ कर ली, फलां ने कह दिया जी ये कर लें, दम ज़रूर कर लें, वो नहीं। वो उसमें जैसे जैसे कैंसर का एक डबलिंग टाइम होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो अपनी स्पीड से फिर वो स्प्रेड करता है, और जैसे वो ज़्यादा स्प्रेड करेगा तो जो उसका इलाज है, जो शायद शुरू में कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होता है या हो सकता है, बाद में उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। सर, कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? अगर फाइब्रोएडेनोमा की बात करें तो जैसे वो साइज बढ़ेगा, पेन शुरू हो जाएगी तो उसको निकाल देना चाहिए। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ में भी ऐसे पेशेंट्स जिनमें वो साइज़ गिल्टियों का बढ़ रहा है, या उसको पेन ज़्यादा है, या उसमें एक लंप सा बन गया है, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जो कैंसर है उसमें हर स्टेज पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। स्टेज 1 पे डेफिनेटली, 2 पे, 3 पे और 4 पे फिर ऐसे होता है जब आप सर्जरी नहीं करते तो फिर आपको मजबूरन कैंसर स्पेशलिस्ट की तरफ भेजना पड़ता है, जो पहले शुआएं और टीके लगाता है, ठीक है, जिसको हम सिस्टेमिक थेरेपी कहते हैं। और उसके बाद अगर पॉसिबल हो, बहुत सारे 1000 सिनेरियोज हैं, उसमें सिनेरियो के मुताबिक मरीज़ का इलाज किया जाता है कि उसमें सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। सर, मरीज़ को ऑब्जर्वेशन पे भी रखा जाता है, तो वो कौन से मरीज़ हैं जिनको ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है कि ये बढ़ रही है, कम हो रही है, गायब हो रही है, जैसे आपने भी बताया भी है? ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ पहले जो 2 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, यंग बच्चियों में जो लम्प्स हैं उसमें हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ये तंग नहीं कर रही, फाइब्रोएडेनोमा का साइज़ छोटा है यंग फीमेल में, तो उसमें आप वेट कर सकते हैं, और बाद में अगर साइज़ बढ़े तो विद इन मंथ्स एंड ईयर्स तो फिर उसको निकाल देंगे। अगर कैंसर की गिल्टी हो, चाहे वो छोटी हो, तो उसको अगर ऑपरेट कर दिया जाए तो वो फैल जाती है, इसमें किस हद तक सच? ये बड़ा गलत कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो पेशेंट रिलेट करते हैं वो ये है कि जब आप कैंसर की गिल्टी को निकालें, यानी ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करें, तो वो गिल्टी बेसिकली नहीं फैल रही होती। उसका मतलब ये होता है कि वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं है या एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट है। जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो नहीं है, इसलिए आपने वो सर्जरी कर भी दी लेकिन उसके बावजूद भी स्प्रेड हो गया। उसका मतलब ये है कि वो उसकी स्टेजिंग ठीक नहीं की गई, ठीक है, उसकी सर्जरी इनकम्प्लीट थी, उसकी जो उसको फॉलोअप में कीमो रेडिएशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, ठीक है, या वो पहले कहीं और स्प्रेड हुआ था और उसकी तशखीस नहीं हुई। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उसको रिलेट किया जाता है कि गिल्टी निकालने से वो फैल गया, ये तासर गलत है। किसी पेशेंट को गिल्टी फील होती है तो उसे पहली दफ़ा क्या करना चाहिए, क्या कौन सा स्टेप मेजर लेने चाहिए? जिसको हम ब्रेस्ट स्क्रीनिंग भी कहते हैं। तो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जो है वो अबव 44 से ऑनवर्ड जो है वो शुरू हो जाती है। तो उसमें जो ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन है ख़वातीन को वो करते रहना चाहिए, स्पेशली उन फीमेल को जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी हो। वो उसका एक ख़ास तरीका है, वो अगर नेट पे भी सर्च करें, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें आपको बड़ा इजीली वो बता देगा कि किस तरह आपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। सेल्फ एग्जामिनेशन में आपको आइडिया हो जाएगा कि गिल्टी है या नहीं है, और अगर है तो पहली फुर्सत में आप सर्जन से मिलें, जो भी आपके अप्रोच में है, जिसको भी आप मिलना चाहें, और उसको मिल के तो वो जो नेक्स्ट स्टेप करेगा वो मैमोग्राम होगा, यानी छाती का एक्सरे होगा, जिसमें उसकी अपनी क्लासिफिकेशन होती हैं, किस तरह की गिल्टी में क्या अपीयरेंस होती है, उससे आइडिया हो जाता है कि गिल्टी की नौयत क्या है। और उसके बाद फिर उसकी जो फर्दर FNAC या ट्रू कट बायोप्सी वो फ़ौरन वो फिर फाइनल तशखीस होती है, और फिर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इसको डिले नहीं करना चाहिए। तो सर, अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर डिक्लेयर हो चुका है तो क्या उसकी मर्ज़ दूसरे किसी और को भी लग सकती हो सकती है? ब्रेस्ट कैंसर कोई साथ बैठने से या खाने पीने से ट्रांसफ़र नहीं होता। ये वायरल डिजीज़ होती हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं, जिस तरह कुछ चीज़ें होती हैं इस तरह की, लेकिन ये फैमिलीज़ में रन होता है।
ठीक है। यानी एक मदर है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसमें उसकी जो बच्चियां हैं उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसमें हो सकता है। और इसी तरह एक फीमेल है जिसकी आंटी कोई जिसमें ब्रेस्ट कैंसर था या कोई एल्डर सिस्टर थी, तो फैमिलीज में ये रन करता है। और उस तरह फैमिली में कुछ और भी डिजीज़ होती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ चल रही होती हैं, जिनको हम डिफरेंट सिंड्रोम्स कहते हैं, तो वो सिंड्रोम की शक्ल में भी फैमिलीज में रन करता है। तो ये साथ बैठने से या खाने पीने से या उस तरह के तल्लुकात से ये फैलता नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट की ब्रेस्ट को जब रिमूव कर दिया जाता है तो ये किस स्टेज पे किया जाता है और कब किया जाता है, और इसके जो साइकोलॉजिकल असरात होते हैं पेशेंट, उसका हल क्या है? देखें, ब्रेस्ट कैंसर की अगर तशख़ीस हो गई कि आपने मेमोग्राम पे की, FNAC की, 2 कट बायोप्सी की, इंसेन बायोप्सी की, जो भी मेथड है सर्जन ने डायग्नोज कर लिया, तो उसके बाद उसकी स्टेजिंग है। जिस तरह मैं पहले भी गुजारिश कर रहा था कि स्टेज भी एक चीज़ आती है जो उसका साइज़ क्या है। ब्रेस्ट का जो लंप है, जो गिल्टी बनी है कैंसर की, उसका साइज़ क्या है, और उस साइज़ में जो अमूमन हमारी जो साइंस में लेस देन 3 सेंटीमीटर हो, तो उसमें कुछ पेशेंट चाहते हैं कि हमारी छाती ना निकले, आप सिर्फ गिल्टी निकाल दें और छाती बचा लें, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आप उसके मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो शायद इस तरह वीडियो में बताना मुझे पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यह है कि आप गिल्टी निकाल दें और छाती को प्रिजर्व कर लें, ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एक ऐसी स्टेज है जिसमें उसका साइज़ ज़्यादा है, बगल में भी वो कैंसर आया हुआ है या बाकी जगहों पे फैला हुआ है, तो वो स्टेज के मुताबिक उसको फिर छाती को काटना या उसको निकालना, रिमूव करना वो ज़रूरी होता है, जिसको हम मस्टेक्टमी कहते हैं। तो अब मस्टेक्टमी चूँकि ज़रूरी थी, वो इसलिए वो ऑपरेशन हुआ। ना पेशेंट का दिल करता है, ना सर्जन की ख्वाहिश होती है, तो उसके साइकोलॉजिकल असरात मरीज़ पे यही आ सकते हैं कि वो जो एक फ़ीमेल अपीयरेंस है अल्लाह ताला ने बनाई है, उससे वो महरूम हो जाती हैं। ठीक है, वो एक साइड हो, बहुत कम रेयर कैंसर्स हैं जिसमें दोनों साइड में करनी पड़ती हैं, तो उसमें एक साइड हो तो उसमें फिर उसके ऑप्शंस हैं। साइकोलॉजिकली उसके इफेक्ट्स जो आएंगे उसका 2 तरीके हैं, या तो ऑपरेशन के दौरान ही उसको मैनेज कर लिया जाए या फिर ऑपरेशन के बाद उसको मैनेज किया जाए। तो ऑपरेशन के बाद कुछ टाइम गुजारने के बाद फिर उसका हल किया जाए। ऑपरेशन के दौरान जो उसका तरीका है उसमें सर्जन और प्लास्टिक सर्जन मिल के फिर वो सर्जरी करते हैं। उसमें फिर डिफरेंट तरह के फ्लैप्स हैं, यानी पेट से मसल लेके तो आप उसको कवर कर लें और उस तरह एक नई छाती बना दें। लेकिन वो हर पेशेंट में पॉसिबल शायद नहीं होती, वो उसकी कुछ इंडिकेशंस हैं किन में हो सकता है किन में नहीं हो सकता। और इसी तरह आपने फ्लैप अगर नहीं भी बनाया तो जो अगर आपने ऊपर से छाती निकाल दी है तो नीचे मसल्स हैं, तो छाती के मसल्स हैं, तो वो मसल के नीचे इम्प्लांट्स आते हैं जो ब्रेस्ट की तरह के बने होते हैं। तो इम्प्लांट्स को आप रख दें और वो पेरेंट्स जब वो ऊपर से जख्म भर जाता है, ठीक हो जाता है जख्म, तो उसकी शक्ल फिर ऐसी ही होती है जैसे वो नीचे छाती है। ठीक है, जो सर्जरी हो गई, ठीक है, आपने सर्जरी के दौरान ये स्टेप नहीं लिया, बाद में जब स्टिचेस निकल गए, सारा कीमो रेडिएशन हो गई, उसके बाद जो छाती के ऊपर वाले एक्सटर्नल इम्प्लांट्स भी आते हैं, जिस तरह ब्रा पहनी और ब्रा के अंदर वो इम्प्लांट हो, तो उस तरह जो जिसको नहीं पता उसको नहीं पता होगा कि इसकी पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है तो नहीं है। तो इस तरह ये आप उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए पेशेंट को रीश्योर करें, उसको समझाएं कि जान पहली चीज़ है, अपीयरेंस बात की चीज़ है, और फिर अगर वो चाहे तो उसमें, और अगर इंडिकेटेड भी है तो ड्यूरिंग सर्जरी या बाद में फिर जिस तरह भी आपने प्लान करना है वो आप कर सकते हैं। छाती की गिल्टियों मरीजों के लिए आपका मैसेज क्या है? मैसेज यही है, सबसे ख़तरनाक चीज़ तो गिल्टियों में वो कैंसर ही है। ठीक है, तो कैंसर के लिए स्पेशली जो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है, एज वाइज उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसमें यह है कि 44 से लेके 55-56 तक जो है वो आप अपना 2 ईयरली मेमोग्राम कराते रहें। ठीक है, और अगर 55 से अबव है एज तो फिर उसमें आप ईयरली बेस पे, और या ऐसे पेशेंट जिनमें फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप अपना मेमोग्राम भी कराते रहें, और अपना सेल्फ एग्जामिनेशन जो है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। और जैसे ही कोई अलामात, अब ये एक जनरल बात है कि यंग बच्चियों में कोई गिल्टी बनी या मिडिल एज में बनी या ओल्ड एज में बनी तो फिर उसमें पहली फुर्सत में आप सर्जन को मिलें, क्योंकि ये सर्जन का डोमेन है। और अगर ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस हो गई है तो फिर उसमें मेरा मैसेज ये है कि उसको एक दिन भी लेट ना करें। जैसे लेट करेंगे उसका डबलिंग टाइम बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, और फिर वो पेशेंट के लिए पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया।